Morning class. Today there will be class of business study. चैप्टर का नाम है अपना बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बात करते पर कंटिन्यू. कल अपन ने स्टडी की थी व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज बिजनेस लॉ. व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज बिजनेस लॉ. तो एक डेफिनेशन दे रहे हैं. देखिए पहले मैं बता देता हूँ लॉ क्या है. आपने कल बात की थी सेट ऑफ रूल्स है, कस्टम्स है, ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, सिस्टम है. ये सारी चीजें क्या है? लॉ है. जो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है? प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट और रेगुलेट. किसको इंप्लीमेंट करने के लिए? किस पर इंप्लीमेंट करने के लिए? किसको रेगुलेट करने के लिए? पब्लिक को, ह्यूमन बिहेवियर को. तो क्या था अपना रूल था कि लॉ एक सिस्टम है. लॉ इज ए सिस्टम, सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड एंड फॉर्म बाय लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट टू रेगुलेट और इंप्लीमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. उसी के साथ अपन कंटिन्यू करते हैं. एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एस.आर. डॉवर. एस.आर. डॉवर मर्केंटाइल लॉ. दूसरा नाम मैंने बताया था बिजनेस लॉ का. दूसरा नाम क्या है? मर्केंटाइल लॉ भी और कॉमर्स लॉ भी है. तो मर्केंटाइल लॉ मींस दैट ब्रांच ऑफ लॉ. दैट ब्रांच ऑफ लॉ. लॉ बहुत सारा है, सब हर चीज का लॉ बना हुआ है. तो अपन को कौन सा लॉ पढ़ना है? मर्केंटाइल लॉ. तो मर्केंटाइल लॉ पूरी लॉ का एक ब्रांच है विच इज अप्लीकेबल टू और कंसर्न. जो अप्लीकेबल है या फिर कंसर्न संबंधित है विथ ट्रेड एंड कॉमर्स इन कनेक्शन विथ द वेरियस मर्केंटाइल और बिजनेस ट्रांजैक्शन. इसका मतलब कितने भी प्रकार के, किसी भी प्रकार का बिजनेस से रिलेटेड कोई कार्य है, देयर इज एनी एक्टिविटी, there are any transactions, there are various transactions which are related to business. उनको रेगुलेट करने के लिए, उन पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए, उनको सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करवाने के लिए पब्लिक, व्यापारी, बिजनेसमैन उनको ढंग से उनको चलाने के लिए एक पूरे लॉ अपने इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी लॉ है, अलग अलग टाइप के लॉ है, उन लॉ में से एक लॉ कॉमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ बनाया गया है. तो हम कह सकते हैं एक साथ कि मर्केंटाइल लॉ क्या है? मर्केंटाइल लॉ एक लॉ की ऐसी ब्रांच है जो एप्लीकेबल है या कंसर्न है ट्रेड एंड कॉमर्स. किसके लिए? वेरियस मर्केंटाइल और बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए. समझ में आ गया? कल के साथ अपन चल रहे थे. तो अकॉर्डिंग टू एस.आर. डॉवर अपन ने पढ़ लिया. इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में यही अपन को लिखना है. हम अब बात करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से लॉ है जो बिजनेस से रिलेटेड है. ऐसे कौन कौन से लॉ है जो किसी एक बिजनेसमैन को जरूरत होती है. तो स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ ध्यान से समझना. हम पढ़ क्या रहे? सबसे पहले यू शुड बी कंसिडर योर पॉइंट कि हम पढ़ क्या रहे? बिजनेस लॉ का स्कोप. इसका मतलब बिजनेस लॉ कहां तक फैला हुआ है, मतलब कहां तक फैला हुआ है. मतलब मैंने ये नहीं कहा कि आपके सिक्कर जिले के बाहर फैला हुआ है, स्टेट के बाहर फैला हुआ है. आई एम सेइंग दैट कि इन विच टाइप्स ऑफ एक्टिविटी या इन विच टाइप्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, इन विच टाइप्स ऑफ द एनी वर्क देयर विल बी एप्लीकेबल बिजनेस लॉ. ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, एरियाज हैं जिन पे क्या है अपना बिजनेस लॉ एप्लीकेबल है. तो बड़ा ही ध्यान से रखना. बड़े इजी है, आप डेली सुनते रहते हो, समझते रहते हो. सिर्फ एक साथ अपने को याद करना है कि ऐसे कौन कौन से लॉ है. जैसे एग्जाम्पल ये मैंने 14 लिख दिए हैं, तो टोटल 17 है. 3 और आपकी किताब से देख लेना, मैंने भेज दिए थे नोट्स में. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. देखिए ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इफ देयर आर द टू पर्सन, दो व्यक्ति डू एनी वर्क टुगेदर. दो व्यक्ति कोई कार्य करते हैं. तो अब कार्य करते हैं तो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है. तो उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एक एक्ट बना दिया कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन या ठहराव या कोई एग्रीमेंट किया जाएगा तो उसके लिए उन्होंने रूल बनाए. उस रूल को उन्होंने क्या किया? 1872 में लागू किया था. तो एक एक्ट बना दिया. तो उसका नाम हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्योंकि बिजनेस है, नाम क्या है? बिजनेस है. तो दो व्यक्ति का मिलाप होगा, दो व्यक्ति आपस में कोई काम करेंगे. देयर विल बी एक्टिविटीज विद द टुगेदर. तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है.
दूसरा द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बिजनेस का नाम तो सेल्स तो हो गई, सामान हो गई, माल बेचने के लिए, क्या माल बेचने के लिए, तो द सेल्स ऑफ गुड्स, माल बिक्री अधिनियम 1930, 1930 में सेल से रिलेटेड, सामान को बेचने से रिलेटेड एक्ट बना दिया गया। समझ गए मेरी बात। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दो व्यक्ति आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, सेल्स ऑफ गुड्स, सामान को बेचने से 1930 में बनाया गया था। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप, दो व्यक्ति आपस में कोई काम करने के लिए, किसी कार्य को अंजाम देने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए जब दोनों आपस में मिलते हैं और कोई बिजनेस करते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वहां पे एक एक्ट, पहले ये इसी का पार्ट था, समझना, पार्टनरशिप इज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, लेकिन 1932 में एक अलग से एक्ट बनाया गया, इसका कुछ हिस्सा निकाला गया और वो किस में डाल दिया गया, पार्टनरशिप में डाल दिया गया, और इसके लिए अलग से नियम बनाए गए जो कि आपको असलम जी सब पढ़ाते हैं इन अकाउंट सब्जेक्ट। यू टुडे या सॉरी कंटिन्यूस यू विल स्टडी विद असलम सर, या यू हैव बीन कर चुके हो गया। तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1822, आपने स्पीच में सुना होगा, मोदी जी के 8 नवंबर को एक स्पीच दिया था, बहुत ही पॉपुलर स्पीच था कि आज रात 8 बजे से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, भारत की करेंसी, तो कहने का मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब बेटा वो है वो इंस्ट्रूमेंट जो नेगोशिएट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, एक दूसरे को दिया जा सकता है, लाइक पैसा, करेंसी, चेक नाम सुना होगा, ड्राफ्ट, बीपी, बीआर, ये सारी चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हैं। कॉमर्शियल पेपर, मैंने आप अकाउंट्स में पढ़ते भी, अपने व्यू में पढ़े थे 11वीं क्लास में, तो द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, इसके अलावा हर कोई किसी को यूज नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो गया आपका एक्ट 1822। उसके बाद में 5th नंबर, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, आर्बिट्रेशन का मतलब हो गया वो पार्टी जो किसी व्यक्ति के कोई लड़ाई हो जाए, किसी बिजनेस के अंदर किसी की दिक्कत हो जाए, तो थर्ड पार्टी के द्वारा उसको संभाल लिया जाता है, थर्ड पार्टी के द्वारा उसको सॉल्यूशन किया जाता है, वो आर्बिट्रेटर कहलाते हैं, आर्बिट्रेटर कहलाते हैं, तो द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। फिर बात करते हैं द कंपनी एक्ट 2013 और 1956, दो लिखे मेरे, देखिए आप 11th क्लास में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी एक्ट पहले 1956 लागू था, इसका मतलब 1956 में हमारी कंपनियों के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, फॉलो किए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, 2013 में सारे रूल्स मोटा मोटी या मान लो कि मेजोरिटी लेवल पे चेंज कर दिए गए। तो उन्होंने क्या किया, उस कंपनी के जितने भी रूल चेंज हुए ना, तो पूरी कंपनी के एक्ट को एक नाम दे दिया गया कि अब से जो कंपनियां काम करेगी तो वो कौन से रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगी, जो कंपनी एक्ट 2013 में लिखे हुए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 1956 वाले बंद हो गई ना, उनको फॉलो आज से, इसका मतलब 1 अप्रैल 2014 से, 1 अप्रैल 13 बना था तो 1 अप्रैल 2014 आएगी उसके बाद में, तो 1 अप्रैल या 1 जनवरी 2014 से कौन से एक्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा अपन को, 2013। तो कंपनी एक्ट क्या है कि किसी भी कंपनी को बनने के लिए और उसको कंटिन्यू रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए, कंटिन्यूस रनिंग करने के लिए कौन कौन से रूल अपने पास है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, हमारी चारों ओर बहुत सारी बैंकें हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। बैंक्स है उनका एक अलग ही फॉर्मेट होता है, वो अलग ही तरीके से काम करती है, तो कैसे काम करे, कैसे पब्लिक की सेवा करे, कैसे वो आरबीआई के दिन काम करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बनाया बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, उसके तहत कंपनी वो बैंक से अपना काम करती है। तो आपको बताया भी था मैंने 11th क्लास के अंदर कि 16 बैंक 1969 के अंदर सेंट्रलाइज से प्राइवेटाइजेशन किया गया था, प्राइवेटाइजेशन से सेंट्रलाइज किया गया था, उसको गवर्नमेंट किया गया था। तो ऐसे बहुत सारी बैंकें हैं, प्राइवेट बैंक भी है,
नेशनल बैंक भी है, तो नेशनलाइज करके उनको चलाया गया था। तो ऐसे ये एक्ट बना दिया उनके लिए बैंकिंग, ताकि वो किसी दूसरे एक्ट के बीच में इंटरफेयर ना करे, उनका एक अलग ही फॉर्मेट हो। ऐसे ही एक द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अपने लिए, तो कि हम क्या है कंज्यूमर, हम तो सारे दिन उपभोग करते हैं, माल खरीदते लेते हैं, तो हमें भी कोई बचाने वाला तो चाहिए। जिससे मान लो कि आप माल खरीद के लाए, आपको कोई लोकल माल, एक्सपायर माल, खराब माल, डैमेज माल कोई चिपका दिया आपके, तो आप क्या कहोगे कि ये तो गड़बड़ हो गया काम। तो हमें कंज्यूमर को कौन बचाए? जैसे मान लो कि आप किसी के ग्राहक हो, आपको चूना लगा दिया उन्होंने, 5,000 रुपए का माल तो 10,000 रुपए में दे दिया, डैमेज प्रोडक्ट दे दिया, तो कंज्यूमर कहाँ जाए, किसको सुने? कोई तो सुनने वाला होना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर को ये चीजें अधिकार है, कंज्यूमर के लिए ये चीजें किसी कंपनी को करनी है, किसी भी व्यक्ति को करनी है, तो उसके लिए द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना दिया गया। उसके बाद में 9th नंबर पे है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, कमोडिटी का क्या मतलब होता है? वस्तु। द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसका मतलब वस्तु, जो भी माल खरीदते हैं, बेचते हैं, जितने भी प्रकार के गुड्स हैं जो एसेंशियल है, मतलब जो जरूरत है हमें, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सबको सेंट्रलाइज करने के लिए, उन सब पे गवर्नमेंट का ध्यान रखने के लिए कि भाई किसी वस्तु में इतनी क्वालिटी होनी जरूरी है, उसका कोई पैमाना तो होना चाहिए ना। भाई प्रोडक्ट तो हर चीज को अपन बोल सकते हैं, किसी का नाम अपन ने दे दिया, लेकिन उसकी बेस्ट या कोई उसका, जैसे अपन कुछ खाना बनाते हैं तो उसकी रेसिपी होती है कि ये भाई ये टेस्ट होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि अपन रसगुल्ला खाते हैं तो उसके अंदर नमकीन का स्वाद आ जाए या गुलाब जामुन का स्वाद आ जाए। रसगुल्ले को तो रसगुल्ला बोलने के लिए उसका मेजरमेंट तो होना ही चाहिए। दैट टाइप्स ऑफ द कमोडिटीज, इसका वस्तु क्या है, कैसे उसको मापा जाए, उसके लिए हमने बनाया 1955। उसके बाद आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10, द इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ, जो इंडस्ट्री का मतलब द ग्रुप्स ऑफ फर्म, बहुत सारी जब फर्म कंपनियां हो जाती है, वो ग्रुप बना लेती है, उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नाम बताता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है जितने भी कपड़े की कंपनियां हैं, जितने भी कपड़े की कंपनियां, किसी भी प्रकार का कपड़ा मान लो, धागे का भी मान लो, वो सारी की सारी टेक्सटाइल का मापा जाती है। जैसे ग्रेनाइट इंडस्ट्री है, या मार्बल इंडस्ट्री है, स्टोन इंडस्ट्री कह सकते हैं उनको, पत्थर किया कह सकते हैं, मोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब गाड़ियों से रिलेटेड जितनी भी प्रकार की कंपनियां, सब उनके लिए रूल। इसका मतलब इंडस्ट्री कहाँ खोल सकते हो आप, कहाँ ओपन कर सकते हो, कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए। इसका मतलब किसी भी बड़े लेवल की इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट के अलग अलग मेजरमेंट बने होते हैं, तो उनको कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ता है? द इंडस्ट्रियल लॉ। इसके अलावा द लेबर एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेबर एक्ट का मतलब कंपनियों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले मजदूर, वर्कर्स, उनके लिए भी तो कुछ लॉ होना चाहिए ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए। वो बेचारे काम करते हैं, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं हो, तो ये सब तो गड़बड़ हो जाएगा। 12 घंटे काम किया, सैलरी नहीं मिल रही है, मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या कार्य किया गया, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या काम किया, कंपनी उनके खाते में कितने पैसा जमा कराती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है या नहीं होता, उनको रहने के लिए कुछ व्यवस्था दी गई है नहीं दी गई है, पीएफ में पैसा जमा हुआ है नहीं हुआ, ईएसआई में पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ, उनके साथ एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं किया जाता, अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो ओवर टाइम दिया जाता है नहीं जाता। इस टाइप्स की बहुत सारी प्रॉब्लम जो लेबर्स के साथ आती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया? द लेबर एक्ट बनाया। उसके बाद में चलते हैं अपन नंबर 12, इंश्योरेंस लॉ 2015। ये पुराना है इंश्योरेंस लॉ, 2015 में दोबारा चेंज किया गया। तो इंश्योरेंस लॉ, इसका मतलब हमारे द्वारा जब बहुत बार रिस्क को कवर करने के लिए कुछ प्रीमियम चुकाया जाता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस आपको मैंने पढ़ाया था, जनरल इंश्योरेंस जैसे गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाते हो आप, फायर आग से बचने के लिए इंश्योरेंस कराते हो, मकान की इंश्योरेंस करा ली, जहाज की इंश्योरेंस होती है, तो बहुत सारे प्रकार की इंश्योरेंस। आजकल तो बिना इंश्योरेंस के कुछ होता नहीं है बेटा, लोन भी लोगे तो इंश्योरेंस होती है। माइकल जैक्सन ने तो अपने बालों का भी इंश्योरेंस करवा लिया था, भाई मेरे बाल खराब नहीं हो जाए। इसका मतलब एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। कंपनियां हर चीज को कवर करने लगी, आप किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हो। अच्छा, बड़ी बात तो ये आप अपने नुकसान का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। हमारे बिजनेस में तो एक चैप्टर आएगा आपके, जब आप सीपीटी करोगे, सीए करोगे, तो इंश्योरेंस ऑफ लॉस, लॉस का भी इंश्योरेंस होता है कि भाई मेरे इससे कम घाटा नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम घाटा हो रहा है तो फिर कौन उसका हम प्रीमियम चुकाएंगे, हमें कंपनी उसका कंपनसेशन देगी। तो ये हमारे लिए एक लॉ बनाया गया है, इंश्योरेंस लॉ। उसके अलावा देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, नोट से देख लेना,
सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर एक्सचेंज, बी फॉर बोर्ड और इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, अपन ने पढ़ा था कंपनी के अंदर जो शेयर होते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयरों खरीदना बेचना, उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। फुल शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको फुल फॉर्म लिखाई भी है, बहुत बार कराई हुई भी है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, जो रेगुलेट किसको करती है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। जैसे आरबीआई बैंकों को करती है, वैसे सेबी स्टॉक मार्केट को करती है। फिर एक है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, F फॉर फॉरेन, E फॉर एक्सचेंज, M फॉर मैनेजमेंट, A फॉर एक्ट 1999। ये क्या करते हैं? हम जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो करेंसी ट्रांसफर होती है, लाइक अपने रुपीज है, वहाँ पे डॉलर है, पौंड है, दम है, बहुत सारे वो अपने पास करेंसी के नाम है, अलग अलग देशों के अलग अलग करेंसीज है। तो उन करेंसियों के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई तो संस्था होनी चाहिए ना, किस प्रकार से कितना रेट चल रही है, क्या चल रही है। तो 1999 के अंदर एक्ट बना दिया था, उसका नाम था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो बेटा इनको अच्छा 3 और नीचे लिखे हुए हैं, किताब में आप नोट्स में जरा पढ़ने के ट्राई करना। तो बहुत ही ये जो अपन ने पढ़े हैं ये क्या है? दीज आर द एक्ट, बहुत सारे एक्ट है, यही नहीं है, कम से कम 1000 एक्ट है इंडिया के अंदर। लेकिन हमें कौन से पढ़ने हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड है। तो बिजनेस लॉ के अंदर कौन कौन से रूल्स को लागू करने वाले अधिनियम बने हुए हैं, तो अपन ने 17 एक्ट अपन को दिए हुए हैं। ये एक्ट है जो अपन, जैसे इसमें नाम लिया है पोल्यूशन एक्ट है, तो वो भी अपन के अंदर अपन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री बोलते हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तो अपन को अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये बहुत सारे प्रकार के ऐसे जो एक्ट अपन ने स्टडी किए वो सारे बिजनेस से रिलेटेड है। तो बेटा कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, पूरी बहुत ही ईजी है, इनको रटना है, इनको पढ़ना है। ये क्या है? सारे के सारे स्कोप है कि बिजनेस लोग कहाँ कहाँ तक फैला हुआ हो सकता है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, जो समझ में है वो आराम से लिख सकते हो। इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना।